नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी रिवायत रही है कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर रोज़ाना शाये होने वाली हदीस मुबारक पेश करते हुए करते हैं। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर शाई हुई है वो कुछ इस तरह है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदे का ईमान उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होता जब तक उसका दिल दुरुस्त ना हो, और दिल उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होता जब तक उसकी ज़बान दुरुस्त ना हो जाए, और कोई भी शख्स उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि उसका पड़ोसी उसकी अज़ियत से महफूज ना हो जाए। तो बहरहाल पड़ोसी के जो हुकूक बताए गए हैं, आपने देखा कि पड़ोसी को अज़ियत देना भी बहुत बड़ा गुनाह है, और उस वक्त तक कोई भी इंसान जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक कि उसका पड़ोसी उसकी अज़ियत से महफूज ना हो। तो बहरहाल उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक रवा रखते हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ख़ास खबरों का सवाल है तो आपको बता दूँ कि नाकाबिल एतबार समझे जाने वाले और नाकाबिल भरोसा समझे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप जो अमरीकी सदर हैं, आज अमरीकी अवाम पछतावे का शिकार है कि क्यों हमने एक ऐसे शख्स को अमरीकी सदर बना दिया है जो सारी दुनिया को जंग यानी दज्जाल जद्दाल के में फंसा चुका है और पूरी तरह इसराइल की गिरफ्त में आ चुका है। तो बहरहाल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौम से खिताब किया, अमरीकी कौम से खिताब किया। तकरीबन 20 मिनट तक उन्होंने खिताब जारी रखा और कहा कि तीन या 4 हफ्तों में, जैसा कि उन्होंने पहले तक कहा था कि अमेरिका 3-4 हफ्तों में ईरान से जंगबंदी कर लेगा या जंग से निकल जाएगा, और ईरान ने दरख्वास्त की है कि जंगबंदी कर ली जाए, जबकि ईरान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हमने कोई दरख्वास्त नहीं की है जंगबंदी की, हम लड़ने के लिए तैयार है, मरने और मारने के लिए तैयार है, ईरान ने कह दिया है। तो बहरहाल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बौखलाहट का शिकार हैं। उन्होंने कहा है कि अब हम जल्दी निकलने वाले नहीं हैं, बल्कि हम पूरी तरह ईरान का सफाया करके रहेंगे, ईरान को तबाह व बर्बाद करके वहाँ से निकलेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अमेरिका के हालात इस कदर तबाही व बर्बादी की तरफ रवां दवा हैं कि 50 रियासतों में लोग सड़कों पर निकल आए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह कहा था कि अमेरिका में रजीम यानी इख्तिदार ईरान में रजीम चेंज कर दिया जाएगा, इख्तिदार बदल दिया जाएगा, हुकूमत बदल दी जाएगी, उस तरह उन्होंने ये बात भी कही है कि हमने ईरान के बहरिया का सफाया कर दिया है, फ़िज़ाइया का सफाया कर दिया है, रजीम चेंज कर दिया है। कि तो ये बेवकूफ़ होने की हद है। मैं समझता हूँ कि ईरान में वही हुकूमत है, ईरान में वही लोग इख्तिदार पर हैं जो पहले थे, और आप देखेंगे कि उसके बावजूद अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि हमने सब कुछ तबाह कर दिया है। तो फिर अगर सब कुछ तबाह कर दिया है तो निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं निकल पा रहे हैं। तो बहरहाल वो बेचारे दिन में एक, दोपहर में एक और रात में एक बात करते हैं। उनके अब बात को लोगों ने ईजी लेना शुरू कर दिया है, यानी कोई अहमियत भी नहीं दे रहे हैं, और अमेरिका की बेइज्जती, अमेरिका की जो छवि मुतासरी हुई आलमी सतह पर, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है। तो बहरहाल ये कहते हैं कि हम ईरान को तबाह कर देंगे और उसके बाद ही वहाँ से निकलेंगे। तो नाज़रीन, आपको बता दूं कि फिल वक्त ईरान ने कह दिया है कि अगर सारी दुनिया मिलकर भी आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की कोशिश करी तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ में एक मरतबा अगर जहाज़ दाखिल होता है तो वो दूसरी तरफ निकलने के लिए उसे 7 से 8 घंटे लगते हैं, और ईरान वहाँ अच्छी पोजीशन में है और उन जहाज़ों को बआसानी निशाना बना सकता है। तो ख़ास खबर यह है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की कौम से खिताब है, अजीब गरीब बातें हैं और बकवास है, दूसरी तरफ आपको बता दूं कि ईरान ने दावा किया है कि उसने मुत्तहदा अरब इमारात में एक ऐसे मुकाम पर हमला किया है जहां पर अमरीकी फ़ौज की खुफिया मीटिंग जारी थी, जिसमें कम अज़ कम 37 अमरीकी सिपाही मारे गए हैं, उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। तो ये खबर रही है हमारे इस्माइल ज़बीउल्लाह साहब। और आपको ये बता दें कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया कौम से, पेट्रोल और खाम तेल की कीमत में इजाफा हो गया। जी रियाज साहब, यकीनन देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि एक सुबह दोपहर शाम 3 वक्त इनके जो बयानात बदलते हैं। आपको बता दें, ये दज्जाली टोले का वतीरा रहा है हमेशा के अवाम को, दुनिया को गुमराह करे। आप अगर देखें इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बयानात को, अगर आप देखें
या फिर डोनाल्ड ट्रंप के आप बयानात को देखें तो ये दोनों के बयानात में एक तरफ तज़ाद होता है। आपने कहा कि एक दिन कबल डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हम जंग ख़त्म हो गई है, जंग ख़त्म कर दी गई है, हम बस ईरान से हम निकल जाएंगे। फिर आज ये कहा, आज उनका बयान जो है कौम से खिताब करते हुए उनका बयान दूसरा है। तो ये मुतज़ाद बयानात हैं, ये मुतज़ाद। देखिए, ये कह रहे थे कि रिजीम को ख़त्म कर दिया, दौरे हुकूमत को ख़त्म कर दिया, तख्ता उलट दिया। रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामेनेई की शहादत के बाद जो है ये समझा जा रहा था कि ईरान अब मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा, मगर फौरी तौर पर शूरा की मीटिंग हुई, शूरा ने नए रहबर मुअज़्ज़म का इंतखाब अमल में लाया, नए आयतुल्ला का जो है वो इंतखाब अमल में लाया, मुज्तबा ख़ामेनेई को उन्होंने सदर बना दिया। तो एक तरफ तो दावा किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि ख़त्म कर दिया गया है, मगर वहाँ पर पासदाराने इनकलाब आज भी मुसलसिल, IRGC जो है वो आज भी मुसलसिल मैदान में है। आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से कहूँ, ईरान ने कल रात में एक वीडियो ट्विटर रिलीज़ किया है। वो वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक अमरीकी बहरी जहाज़, तेल से लदा हुआ एक अमरीकी बहरी जहाज़ वहाँ से गुजर रहा था और उसको निशाना बना दिया गया। तो आप यकीनन 7 से 8 घंटे का जो वक्फा है वो गुजरने से, वो आबी राह गुजर से गुजरने का जो वक्फा है, वो वक्फे में ईरान कुछ भी कर सकता है। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बहाल करने के हवाले से ट्रंप ने धमकी दी कि वो गार्क जजीरे को तबाह कर देंगे। ये तमाम बातें एक तरफ हो रही है, एक तरफ मुज़ाकिरात की बात हो रही है, एक तरफ जंग को ख़त्म करने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ ईरान को मुसलसिल निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा, ये दज्जाली टोले का वतीरा रहा है। मैंने इसको, जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में चंद जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं, तंजीमें हैं, तो उनको जैसा जिस तरीके से मैं नारंगी अंडे कहता हूँ, वैसा ही ये दोनों को, ट्रंप को और नेतन्याहू को, मैंने दज्जाली टोले का नाम दिया है। यकीनन इनका काम ही गुमराह करना है। ये अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इराक़ में गुमराह किया, दुनिया को गुमराह किया इराक़ में। वहाँ पर केमिकल वेपन्स के हवाले से, हथियारों के हवाले से वहाँ पर हमला किया गया, निशाना बनाया गया, वहाँ से कुछ नहीं निकला। अब ईरान का जौहरी ताकत के हवाले से ईरान को निशाना बनाया गया। वहाँ पर जो आलमी इदारा है एटॉमिक एनर्जी की निगरानी करने वाला, उस इदारे ने क्लीन चिट ईरान को दे दी। उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती के उस पर जंग मुसल्लत की गई। अब ये जंग जो है ये थमने वाली नहीं है, क्योंकि ईरान ने जंग शुरू नहीं की थी, ईरान जंग खत्म नहीं करेगा। उसने ये कहा है कि वो अपनी जंग को जारी रखेगा। अब ये जंग फैलेगी मशरक़ी वस्ता के दीगर ममालिक में, जहाँ पर अमेरिका ने अपने फौजी ठिकाने बनाए हुए, उनको मुसलसिल निशाना बनाने का भी काम किया जा रहा है। कल मैं पढ़ रहा था कहीं, रियाज साहब, 7 ऐसे खलीजी ममालिक हैं जहाँ पर ईरान ने अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया है। आपने खबर ईरान के हवाले से दी कि 35 जख्म, जो 37 फौजी अमरीकी फौजी जो हैं वो मारे गए हैं। तो ये नुकसान, जानी नुकसान, माली नुकसान जो दो तरफा हो रहा है, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू पर आयद होती है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक खलीज फ़ारस का सवाल है, ईरान ने दावा किया है कि खलीज फ़ारस में इसराइली आयल टैंकर को भी निशाना बनाया गया है, तबाह व बर्बाद करके रख दिया गया है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के गिरफ्त में है। ये भी कहा जा रहा है, खुद JD वेंस जो नायब सदर अमेरिका है, उन्होंने फ़ोन करते हुए नेतन्याहू को 1 हफ़्ता कबल डांटा था, डांट पिलाई थी कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे गलत अंदाज़ों की वजह से और तुम्हारी खुशफहमी की वजह से और तुम्हारी शेखी की वजह से और ईरान को कमज़ोर समझने की वजह से आज अमेरिका इस जंग में फंस चुका है और अमेरिका की हालत बहुत बुरी हो गई है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को ले डूबेंगे, इस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका पर अब जो कर्जा है, यानी कर्ज का बोझ है, वो तकरीबन 39 खरब डॉलर तक पहुँच गया है। और 34 दिन में, गुज़िश्ता 34 दिन में ईरान के खिलाफ जंग के दौरान आपने देखा कि अमेरिका को तकरीबन 70 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जबकि इसराइल को इतना ही नुकसान हुआ, 150 अरब डॉलर का इन दोनों ममालिक को नुकसान हुआ है। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि 200 अरब डॉलर का नुकसान खलीजी ममालिक को हुआ है, और ये नुकसान अगर जंग आइंदा जारी रहती है कुछ दिन तक, तो फिर ये 300 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है। अब अमेरिका यही चाहता है कि ये पैसे जो उसे नुकसान हुआ है, उसका नुकसान के उस नुकसान की पाबजाई ये अरब ममालिक से या मशरिक़ व्यवस्था के ममालिक से ली जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि ख़ुद मुत्तहदा अरब इमारात भी आबनाए हुर्मुज़ को ईरान की पकड़ से आज़ादी
कराने के लिए जंग में शामिल हो सकता है। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर जंग में मैं समझता हूँ कि मुस्लिम ममालिक शामिल होते हैं, अरब ममालिक शामिल होते हैं, तो फिर इसराइल और ईरान वहाँ से आसानी से निकल जाएंगे और सारा जो खमियाजा जो उसका मुस्लिम ममालिक को, मशरिक़ वसा के ममालिक को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मशरिक़ वसा की जो क़यादत है वो ट्रंप की तरह बेवकूफ़ नहीं है या गैर निष्पंदना फ़ैसले नहीं करेगी, इस बात की पूरी उम्मीद पाई जाती है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल और अमेरिका ने जो जंग छेड़ी है उसके असरात हिंदुस्तान पर बहुत ज़्यादा मुरतब हुए हैं। और आपने देखा कि किस तरह यानी कि LG यानी गैस सिलेंडर्स की बहुत ज़्यादा यानी कुदरती गैस जो है उसकी किल्लत पाई जाती है। और ख़ुद हमारे शहर हैदराबाद में भी अगर आप देखेंगे कि इस कदर ज़्यादा ऑटोज़ की कतारें लगी हुई हैं यानी गैस स्टेशंस पर, वो देखकर हैरत होती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि मोदी हुकूमत ने 1 अप्रैल से कई चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी है, लेकिन गैर महसूस तरीके से। आवाम को कोई इस बात का पता ही नहीं चल रहा है। बस आवाम को मजहबी अफीम दे दी जाती है, हिंदू मुस्लिम किया जाता है, मंदिर मस्जिद किया जाता है, फिर इलेक्शन कमीशन SIR के जैसे मसाइल में उलझा दिया जाता है। आपको बताना ज़रूरी है, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेट एक तर्जुमान है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि 1 अप्रैल से गैर महसूस तरीके पर मोदी हुकूमत ने LPG कमर्शियल LPG की कीमत में 218 रुपये का इजाफा किया है। कोई मामूली बात नहीं है। अब 218 रुपये का इजाफा अगर कमर्शियल उस पर होता है, सिलेंडर पर होता है, होटल्स रेस्टोरेंट्स वगैरह बराबर आपको कीमतें बढ़ा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसकी बात और एक अहम बात उन्होंने की है कि प्रीमियम पेट्रोल पर फी लीटर 11 रुपये का इजाफा किया गया है। ये श्रीनेट ने कहा है, आपको पता भी नहीं है। फिर आपको ये बता दूं कि प्रीमियम डीजल पर 1 रुपये 5 पैसे का इजाफा किया, 50 पैसे का इजाफा किया गया है, यानी 1.5 रुपये का इजाफा किया है। लेकिन गरीब आवाम को कुछ नहीं मालूम। टूल टैक्स जो होता है आप देखेंगे कि वो 10% बढ़ा दिया गया है, लेकिन लोगों को इस पर के बारे में भी कोई पता नहीं है। और जब हम बात करते हैं यानी कांग्रेस बात करती है तो ये लोग मिसालें देते हैं, देखो पाकिस्तान का क्या हाल है, नेपाल का क्या हाल है। तो उन्होंने कहा कि हमें बदहाल पाकिस्तान या गरीब नेपाल से कुछ लेना देना नहीं है। अगर तुम अपना मुआवजना करते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो फिर ऑस्ट्रेलिया से कीजिए, बरतानिया से कीजिए। बरतानिया में उन्होंने मिसाल दी है कि बिजली का जो बिल आ रहा है उस पर 100 पाउंड की छूट दे रखी है एक खानदान को। तो ये उसके ऊपर चलिए आप बोलकर उन्होंने ये बात कही है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि किस तरह और अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। कम से कम 900 अद्वियात हैं, जिसमें आपको बता दूं कि बुखार है, लीवर है, किडनी है और BP है, डायबिटीज है, यानी शुगर की जो बीमारी होती है उसकी दवाएं हैं, उन पर भी ज़बरदस्त यानी अद्वियात की कीमत में 10% तक इजाफा किया गया, 900 अद्वियात की कीमत में। जी रियाज साहब, आपने कहा सुप्रिया श्रिंडे जो है तर्जुमान है कांग्रेस की, और अच्छी तर्जुमान, बहुत अच्छी तर्जुमान है। और वो जो उनके जो मुसलसिल जो वीडियोस हैं, मालूमाती वीडियोस पूरे होते हैं सोशल मीडिया पर, उनके तमाम हैंडल्स पर वो वीडियोस दस्तियाब हैं। उसके अलावा भी एक खबर 2 दिन पहले हमने खुद चलाई थी, हमने खुद कहा था कि 195 रुपये तक हुकूमत कमर्शियल गैस में इजाफा कर रही है। देखिए 218 रुपये अब हो गए सुप्रिया श्रिंडे के हवाले से। ये बात अगर हम कहेंगे तो 218 रुपये ये गैस हो गई है। अगर 195 ही पकड़ कर चले तो आप यकीन जाने कि जिस तरीके से होटलों में अब तो फिलहाल गैस की सप्लाई बहुत बिल्कुल महदूद है और लोगों को काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। बड़े बड़े होटल चेन जो हैं वो चल रहे हैं, किसी सूरत से वो चला रहे हैं, मगर छोटे आउटलेट्स जो होते हैं, खाने पीने की दुकान जो होटलें होती हैं, उनकी छोटे आउटलेट्स वो बंद होने के दहाने पे है। 1-2 मुकामात पर मैंने हैदराबाद में देखा जहाँ पर इडली डोसा वगैरह बनता है, पूरे बंद है, वो पूरे बंद है। और कहीं पे अगर खुले हैं तो वो जो है वो कोयलों पर बना रहे हैं। जी। वो मजबूर हैं कोयलों पर बनाने के लिए। तो ये जो अभी देखिए, जब अगर सड़कों पर अगर लाइन से अगर कोयलों पर लगी हुई बंडियां अगर लगेंगी तो एक नई आलूदगी, नई फजाई आलूदगी है, आप उससे शहर को झोंक रहे हैं उसमें। तो मजमूई तौर पर हुकूमत की नाकाम खारिजा पॉलिसी की वजह से तमाम चीज़ें का सामना आवाम को ये मुश्किलात भुगतने पड़ रहे हैं। रियाज साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, इन तमाम चीज़ों की पर्दापोशी के लिए बढ़ती महंगाई, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा, बेरोज़गारी में इजाफा, ये तमाम चीज़ों की पर्दापोशी के लिए एक बेहतरीन गोली, एक बेहतरीन चूरन बीजेपी के पास है। वो मजहबी रंग की चूरन है। वो अपने अंधभक्तों को नारंगी अंडों को चटा देते हैं, वो नारंगी अंडे निकल जाते हैं,
बस नारे देते हुए एक वीडियो वाराणसी या मैं समझता हूं गुजरात की एक रैली का एक वीडियो वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो वहां पर गुजरात में कल बड़े प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन के लिए वो वहां गए थे, वहां से रैली में से जा रहे थे तो किसी ने रास्ते से पूछा उन्हें, मोदी जी हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मगर वजीर आजम वहां तो हंस नहीं सकते, क्योंकि वहां पे उनके साथ कोई खे खे मार के हंसने वाला या थाली बजाने वाला कोई है नहीं। तो उन्होंने ठीक है ऐसा हाथ करके ऐसा इस तरीके से कर दिया इशारा। ये अफसोस की बात है। ये देखिए, मुल्क को वजीर आजम नरेंद्र मोदी कहाँ ले जा रहे हैं उसको समझने की ज़रूरत है, मुल्क की आवाम को समझने की ज़रूरत है। अगर पूरा इख्तियार मजीद अब आने वाले दिनों में केरला में, तमिलनाडु में, गुजरात में, मगरबी बंगाल में इंतखाबात हैं, उत्तर प्रदेश में इंतखाबात हैं, अगर ये 5 रियासतों में दोबारा बीजेपी इख्तिदार में आती है तो फिर उनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे, मनमानी करेंगे, लोगों को नुकसान पहुंचाने के जो और मजीद जितने वसाइल हो उनको एक्सप्लोर करेंगे, लेकर आएंगे और आवाम पर थोपते जाएंगे। बहरहाल नाज़रीन, इस्माइल ज़बीउल्लाह साहब, आपने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुजर रहे थे, एक शख्स ने कहा कि मोदी जी हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो वो हाथ बताते हुए वहाँ से निकल गए। तो आपको याद होगा अमरीश पुरी और अनिल कपूर का एक फिल्म आया था, जी उसमें नायक, उसमें आपने देखा कि अनिल कपूर कुछ 24 घंटे के लिए चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और उसके बाद जो अमरीश पुरी होते हैं उनका कैरेक्टर ये होता है कि एक शख्स ज़रूरतमंद आता है कि नेताजी ये कहकर उन्हें वो शख्स जो है कार में एम्बेसडर कार होती है उसमें हाथ डालता है तो उसका हाथ जो है दरवाजे में वो दबा देते हैं और फिर बाद में छोड़ते हैं कि इनका काम कर दो। तो हमारे मोदी जी का भी वही मैं समझता हूँ कि वो मंजर उसी तरह का कोई मंजर रहा होगा, उसी तरीके का कोई मंजर। तो बहरहाल आपने बेरोजगारी की बात की तो नाज़रीन आपको बता दूं कि खलीजी ममालिक में तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद जो हिंदुस्तानी हैं वो बरसर रोज़गार हैं, आला ओहदों पर फायज़ है, बिज़नेस कर रहे हैं, यानी वहाँ पर मुकीम हैं, बड़ी इज़्ज़त के साथ उनकी वहाँ पर यानी तमाम कैटेगरी के लोग हैं, लेबर तबका भी है, वाइट कॉलर भी है, ब्लू कॉलर भी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि दूसरे ममालिक के लोग भी वहाँ पर मौजूद है। ये खबर आई है कि अगर जंग मजीद जारी रहती है तो कम से कम 37 लाख जो लोग हैं उनको वो रोज़गार से महरूम हो सकते हैं। ये बैरूनी ममालिक की बात है। तो आप रेमिटेंस जो हिंदुस्तान को आता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस यानी तरसील ज़र जो होता है, जो बाहर से लोग माहाना रकम भेजते हैं, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा रकम हिंदुस्तान में आती है और ये मुस्लिम ममालिक से सबसे ज़्यादा आती है। और अब भी देखना ये है कि हालात क्या होंगे। तो बहरहाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत एक तरफ तो कौमी सतह पर नाकाम हो गई है, झूठ पर झूठ बोली जाती है और इस तरह की तशहीर नहीं की जाती कि क्या चीज़ें महंगी हो रही हैं। कल से जो चीज़ें महंगी हो गई हैं, आप गैर महसूस तरीके से आप अंदाज़ा कीजिए कि कितनी ख़तरनाक बात है। 900 अद्वियात की कीमतें आप बढ़ा रहे हैं। ये जो श्रीनेट है, सुप्रिया श्रीनेट, वो बड़ी जिम्मेदारी से बात कहती हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। आपको बता दूं कि पंजाब में ऐसा लगता है फिर अलहदगी पसंद तहरीक ज़ोर पकड़ने लगी है, खालिस्तानी तहरीक ज़ोर पकड़ने लगी है। चंडीगढ़ में बीजेपी का दफ्तर है और फिर आपको बता दूं कि पंजाब का दफ्तर भी है चंडीगढ़ में ही। तो चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी के दफ्तर के बाहर बम धमाका किया गया। हालांकि उसमें कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, लेकिन NIA हमारी जो कौमी तहकीकाती एजेंसी है वो हरकत में आ गई है, फॉरेंसिक जो डिपार्टमेंट है वो हरकत में आ गया है, पुलिस जो है वो हरकत में आ गया है और ये कहा जा रहा है कि अब पंजाब में फिर से खालिस्तानी तहरीक ज़ोर पकड़ने लगी है। लेकिन आपको बता दूं कि जो अलहदा खालिस्तानी तहरीक के जो अलहदगी पसंद लीडर हैं सुखविंदर सिंह बब्बर, तो उन्होंने एक बयान जारी किया है और कहा कि हमने ये धमाका सिर्फ इसलिए किया ताकि सिस्टम जो है उसे पैगाम दिया जाए कि तुम खालिस्तानियों को निशाना बना रहे हैं। यकीनन ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, मगर जब भी इस तरीके के दहशतगर्द वाक़े पेश आते हैं, एक बड़ी तवील दास्तान है 2014 के बाद से हिंदुस्तान में दहशतगर्द धमाकों की, दहशतगर्द हमलों की, ख़ुदकश हमलों की एक बड़ी दास्तान, एक तवील दास्तान है। वो दास्तान में गए बगैर मैं यही कहूँगा कि जब कभी भी इस तरीके के दहशतगर्दाना वाक़यात पेश आते हैं तो सवाल ये होता है कि मुल्क की इंटेलिजेंस जो इदारा है वो कर क्या रहा है। हथियार बड़े पैमाने पर आया, बम बनाने का सामान है बड़े पैमाने पर पंजाब में आया और बीजेपी के ऑफिस के सामने ही वो फटा क्यों, यानी तहकीकाती एजेंसियों पर सवाल उठ रहा है। तहकीकाती एजेंसियों पर ये सवाल ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब कभी भी धमाके होते हैं, दहशतगर्द हमले होते हैं, उसमें मासूम हिंदुस्तानियों की जाने जाती है। किसी MLA MP या मिनिस्टर का बेटा उसमें नहीं होता,
किसी एमएलए एमपी मिनिस्टर उसमें मुलविस नहीं होता, वह मरने वालों में आम मामूल जो शहरी होते हैं, जो कभी फौजी होते हैं, हमारे फौजी जवान, सरहदी जवान होते हैं शहीद होने वालों में, मारे जाने वालों में। तो यकीनन ये तमाम जानों की जो जिम्मेदारी है वो इंटेलिजेंस इदारों पर आती है, खुफिया जानकारियाँ इकट्ठा करना, और इलाकाई सतह पर जो इदारे काम करते हैं सिक्योरिटी के, तहफ़्फ़ुज़ात के, उनको वो जानकारियाँ पहुँचाना उनकी जिम्मेदारी होती है। मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तमाम वाक़यात में वाक़या होने के बाद वो तमाम तफसीलात सामने आती है, कैसा आया, कैसा किया, क्यों किया, कितने लोग शामिल थे, खुदकश हमले में कितने लोग मुलव्विस थे, वो तमाम चीज़ें बाद में मंजर आम पर आती हैं, पहले नहीं आती। ये सबसे बड़ी लैक ऑफ जो हम बोलना चाहिए कि कोताही हम इसको बोल सकते हैं, खुफिया इदारों की हमारी है। और हम देख रहे हैं कि प्रोपोगंडा फिल्में बनाई जाती हैं, प्रोपोगंडा फिल्मों के ज़रिए से जो है मुल्क के जहन को मुल्क की आवाम के जहनों से खेलने की कोशिश की जाती है। मैं यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ एक फ़िल्म का रेफरेंस देना रियाज साहब, हाल ही में वो रिलीज़ हुई, बहुत ही मुतनाज़ा फिल्म है वो, हालांकि वो फिल्म ने कारोबार भी बहुत अच्छा किया है, और उस फिल्म के डायरेक्टर ने बड़ी चालाकी से फिल्म की शुरुआत में लग दिया कि ये किसी मतलब कोई हकीकी कहानी से ये नहीं है, ये काल्पनिक है, ये अफसानवी है, ये उसने मेंशन कर दिया है। मगर जिस तरीके से उस फिल्म में, धुरंधर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, उस फिल्म में जिस तरीके से पेश किया गया है, उसमें खालिस्तान के रोल को भी पेश किया गया है। फिल्म में खालिस्तानियों के रोल को भी पेश किया गया है, और वो तमाम वाक़यात जो 2014 से पहले पूरे हो गए वो 2014 के बाद के हालात के तौर पर उसको पेश किया गया है, और वो तमाम कामयाबियां जो मिली वो कामयाबियों का सेहरा नरेंद्र मोदी के सर पे डालने की कोशिश की गई है, उन्हें वो सेहरा पहनाने की कोशिश की गई है। आप वो फिल्म में, मैं इसलिए उस फिल्म का तस्करा यहाँ पर किया हूँ क्योंकि उसमें खालिस्तान के रोल को भी बताया गया है। देखिए, अगर हम तारीख उठाकर देखें, हिंदुस्तान की आज़ादी में या हिंदुस्तान की हिफाजत के मामलात में अगर हम देखें तो मुसलमानों के बाद अगर सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ अगर किसी कौम ने दी है तो वो सिख बरादरी ने दी है। वो सिख बरादरी की कुर्बानियों को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। इस तरीके के प्रोपोगंडा फिल्मों के ज़रिए से सिख बरादरी को बदनाम करने की एक मज़मूम कोशिश की जा रही है। खालिस्तानियों ने हमला किया, खालिस्तान के सदर ने इस बात को तस्लीम कर लिया, यकीनन ठीक है, मगर हमला होने से पहले खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारी खुफिया एजेंसियां हैं या हमारी तहकीकाती एजेंसियां हैं, बहुत गैर मामूली काबिल हैं, और हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बहुत बहादुर है। अब अंदाज़ा कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 2.5 फीट की दूरी पर बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ बकवास कर रहे थे, और हमारे वज़ीर-ए-आज़म इस कदर बहादुर हैं, विश्वगुरु हैं कि उन्होंने एक लफ्ज़ भी यानी एक भी जवाब डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया। हो सकता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहा होगा, बातचीत का प्रॉब्लम रहा होगा, इसलिए नहीं दिया होगा। लेकिन ज़ेलेंस्की देखिए आप, एक छोटा सा मुल्क है यूक्रेन, और उनके लिबास की बात करते हैं तो मुँह तोड़ जवाब देते हैं। वो भी कहाँ देते हैं, व्हाइट हाउस में बैठकर, व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर, नायब सदर और अमरीकी सहाफ़ियों की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। इसे कहा जाता है। जी, माफ़ करना, रोक रहा हूँ। देखिए, वज़ीर आज़म की कुर्सी पे कोई भी, हिंदुस्तान का जमहूरी निज़ाम ऐसा है, कोई भी बैठ सकता है, मगर ये तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ होगा कि एक कम तालीमी याफ्ता जो है वज़ीर आज़म है, नहीं वो एमए पॉलिटिकल साइंस है, वो बाद में डिग्री, वो सवालात उठने के बाद अमित शाह ने वो डिग्री पेश की। मगर मैं बोल रहा हूँ कि तालीमी याफ्ता होना इंसान का ज़रूरी है। रियाज साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। तो बहरहाल वज़ीर आज़म बहुत बहादुर है हमारे, आपने देखा इतने बहादुर है कि वो मुँह तोड़ जवाब दे देते हैं हमारे डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप 90 मरतबा कह चुके हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग मैंने रुकाई है, लेकिन वज़ीर आज़म हमारे इतने बहादुर हैं कि उन्होंने उसका जवाब देना भी गवारा नहीं किया कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलती पर हैं, आप हिंदुस्तान के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जानिबदारी बरत रहे हैं, और आप पाकिस्तानियों के साथ आप अपनी खुर्बत बढ़ा रहे हैं। जबकि वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने में कोई कसर बाकी नहीं रही। जेफरी एप्स्टीन जो दलाल था, दुनिया का सबसे बड़ा दलाल दरिंदर, उसने वज़ीर आज़म नरेंद्र को क्या किया है आप देखेंगे कि एक मशवरा देता है कि तुम इसराइल जाओ और वहाँ जाकर आप नाचो और गाओ, और आपको
आपको बता दूं कि हुकूमत हिंद ने तो इस बात की तरदीद कर दी है, लेकिन जेफरी एप्स्टीन का ये जो फाइल्स मंजर-ए-आम पर लाए गए हैं वो अमरीकी महकमे कानून की जानिब से लाए गए हैं। तो बहरहाल और कितने फाइल्स हैं और किस तरह ब्लैकमेल कर रहा है हिंदुस्तान को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अमेरिका, ये इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वज़ीर-ए-आज़म अच्छी तरह जानते हैं। और ये तो बात ज़रूर है कि अमेरिका हिंदुस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है, अमेरिका वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर रहा है, ये सोचा ये कहा जा रहा है, ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है और ये सच है कि आप देखेंगे कि नेतन्याहू यानी डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक हैदराबाद से है। हैदराबाद का अवेसी हिल्स शास्त्रीपुरम, आपने देखा कि कल वहाँ पर किस तरह के हालात पैदा होते। शास्त्रीपुरम में हाइड्रा ने जो कार्रवाई की थी, तकरीबन G+3 ज़ेर तामीर 5 इमारतों को मुनज़्ज़म कर दिया गया था और कहा गया था कि ये सरकारी अराज़ी पर तामीर किए जा रहे हैं और वहाँ एक प्लेग्राउंड की 6500 मुरबा गज़ जो अराज़ी थी उस पर भी कब्जे कर लिए गए थे, उसे भी बर्खास्त करवा दिया गया। यानी 100 करोड़ मालियती ज़मीन को सियासतदानों और जो लैंड ग्रैबर्स है या ज़मीन के दलाल होते हैं उनके कब्ज़े से निकाल लिया गया। अब लेकिन हम ये ज़मीन का वाक़या नहीं है, बल्कि ख़बर ये है कि अवेसी हिल्स शास्त्रीपुरम में एक 23 साला नौजवान जिसका नाम मोहम्मद फ़ाहिद ख़ान बताया जाता है, उस पर 5 नौजवानों ने हमला कर दिया और वो उस्मानिया हॉस्पिटल में मौत व ज़िस्त की कशमकश से दो चार है। और जो बच्चा ज़ख्मी हुआ है उसके माँ बाप ने कम से कम 2 अफराद की शिनाख्त की है, शाहनवाज़ और शहबाज की हैसियत से। और ये भी पुलिस ने कहा है कि ये पुरानी मुखासिमत का नतीजा दिखाई देता है। लेकिन एक बात ज़रूर है नाज़रीन कि हैदराबाद में कत्ल गारतगिरी के वाक़यात रमज़ान में भी पेश आए थे। जी, यकीनन देखिए, उसकी एक अहम वजह यह है कि आपने कल भी तस्करा किया था, हैदराबाद में पहली मरतबा हमने हैदराबाद की तारीख में पहली मरतबा गन कल्चर को फ़रोग़ पाते हुए देखा है। गन कल्चर फ़रोग़ पा रहा है। ये इस तरीक़े के मामूली वाक़यात पर देखिए, हम देख रहे हैं कि पान के डब्बे पर सिगरेट ना देने पर झगड़ा हो जाता है, मोबाइल फ़ोन की दुकान पर जाते हैं, कवर देखते हैं, कवर के मामले में कुछ लेन देन में कुछ मामला हो जाता है तो कोई तलवार निकाल के हमला करने की कोशिश करता है, मारपीट हो जाती है। तो छोटे छोटे मामलात पर तो इसके अहम वजह 2 वजूहात इसकी मेरी दानिश में ये है रियाज साहब कि एक तो यहाँ पर जो मंशियात का आम होना है वो मंशियात के आम होने की वजह से इस तरीक़े के वाक़यात मामूल बन गए। दूसरा जो है हसद, और हसद जो है सबसे बुरी चीज़ होती जा रही है। और लालच, हसद और लालच इंसान को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। यकीनन ये 2 चीज़ों से अगर मुसलमान अगर दूरी इख्तियार कर ले, कुरानी तालीमात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हुस्ना के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे तो ये तमाम लानतें ख़त्म हो जाएगी। मंशियात पर कंट्रोल का जहाँ तक जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी महकूम पुलिस की है। मंशियात पर कंट्रोल करने के लिए अगर मंशियात पर कंट्रोल हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि 70% जो वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं जराइम के हैदराबाद और हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वो ख़त्म हो जाएंगे। रियासत तो बहरहाल आपने बहुत अच्छी बात कही है। वैसे नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है या मुस्लिम माशरे का सवाल है, इसमें हसद और जलन जो है वो बहुत ज़्यादा फ़रोग़ पा रही है और कीना कपट जो है वो बहुत ज़्यादा फ़रोग़ पा रही है। इसीलिए कहा जाता है, ख़ास तौर पर हमारे शहर हैदराबाद के बारे में कहा जा रहा है कि जो लोग ऊपर जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए सवाल किया गया। तो एक बहुत ही बड़े आलिम है, उन्होंने कहा कि अगर आप हाथ पकड़ेंगे तो उसको ऊपर किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर लोग पैर पकड़ कर खींचते हैं और इंसान ऊपर जाने की बजाय नीचे गिर जाता है। तो ये चीज़ें हैं, न सिर्फ जिसने पैर पकड़ खींचे हैं वो भी नीचे गिरता है और दूसरा भी नीचे गिरता है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर है, बहुत ही अहम खबर है। मक्का मुकर्रमा में एयरपोर्ट बनाने के मनसूबे को खतियत दे दी गई है और इस सिलसिले में आपको बता दूँ कि जो दुनिया भर से लाखों मोतमरीन और आज़मीन आते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सकता है। बहुत सी सारी खबरें हैं लेकिन वक्त कम है, इसीलिए हम अपना प्रोग्राम ख़ास खबरें इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।